पिछले क्लास में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट फिनिश किए और वहाँ पर हमने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स हुए, LCR, सीरीज, पैरेलल सब पढ़ा। उसमें से लास्ट में एक बात बच गई थी, वो था AC जनरेटर। तो मैं थोड़ा सा बता दूँ फिर आगे बढ़ते हैं। AC जनरेटर में ये हुआ, AC जनरेटर ये मैंने पोल्स बनाए, नॉर्थ पोल साउथ पोल बना रहे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। फिर ऐसा हो गया, इसी में एक ये रेक्टेंगुलर कॉइल लिया है जो रोटेट करेगा। पर इसका लॉ बहुत सिंपल है, अगर किसी लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज करेगा तो EMF जनरेट होगा, बस यही बात। और ये जो लूप होगा इसको रोटेट किया जाएगा इसके अबाउट ऐसा, इस पे रोटेशन यहाँ लगाया जाएगा ऐसा, इसको घुमाया, इस लूप को घुमाया जाएगा। क्या करते हैं कि इसको आके इसमें एक, अब ऐसे घूमेगा तो आप कहीं लीजिएगा तो क्या होगा, ये ऐसा ट्विस्ट कर जाएगा, ऐसा घूमे, दोनों वायर आपने किसी भी चीज़ में जोड़ दिया तो घूमेगा तो ट्विस्ट कर जाएगा, टूट जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर इसको एक रिंग में लगा देते हैं, ऐसा रिंग में लगा देते हैं। इसका साथ एक रिंग अटैच है, समझ लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, वो घूमेगा तो रिंग भी घूमेगा। इस तरह से इस वायर को भी आगे निकाल के आगे टर्मिनल टच करते हुए दूसरा इसको भी एक और इस पर रिंग लगा देंगे। तो क्या हो, दो अब चलेगा तो ऐसा दोनों रिंग ऐसा घूमेगा साथ साथ में, है ना। और इन्हीं से ऐसा टच करता हुआ कार्बन ब्रश होते हैं, इसे हम कनेक्शन बाहर लेते हैं। यहाँ से हम आउटपुट ले सकते हैं। बस वो रिंग ऐसा रिंग घूम रहा है, उस पर ये बस टच कर रहा है ऐसा, समझ रहे बात। टच होगा तो क्या होगा कि रिंग अपने जो घूमते रहेगा, ये चाहे तो यहाँ से हम ऐसा हटा सकते हैं इसको, जो यहाँ पे ऐसा टच है उसको ऐसा हटा सकते हैं। तो टच होगा तो क्या जैसे रगड़ते रहेगा उस पर लगातार, रिंग तो लगातार में टच में रहेगा और करंट भी जाती रहेगी। दूसरा बात, एक तो बात ये, दूसरा बात जो टच करता है तो वो दोनों मेटल होंगे तो वहाँ घिसता है और प्लस ना स्पार्क प्रोड्यूस होता है। कार्बन रहेगा तो नहीं होगा, ग्रेफाइट जैसा कुछ चीज़ होता है ना, उस तरह का। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्लिप रिंग्स। नहीं, इसको तो कार्बन ब्रश ये हुआ, और जो रिंग्स होती हैं इसको बोलते हैं हम लोग स्लिप रिंग्स। और फिर ये आगे इसको इधर जो इसको घुमा, डीजल इंजन होता है हर जनरेटर में, तो डीजल इंजन वो इस आर्मेचर को घुमाने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो ये डीजल इंजन में आगे जुड़ा रहेगा और वो उसको घुमा, इसको शाफ्ट बोलते हैं, शाफ्ट से मोटर शाफ्ट, या जो आपका डीजल इंजन शाफ्ट लिखते हैं, इंजन शाफ्ट घुमाते रहेगा। ये आपकी कॉइल हो गई, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बस ये सिंपल कंस्ट्रक्शन हो गया। तो अगर हम फ्लक्स की बात करें कभी, तो अगर B फील्ड बनाया है इंटू एरिया कॉइल है इंटू कॉस थीटा, कॉस ये ओमेगा कांस्टेंट से घुमाएंगे हम, कांस्टेंट ओमेगा से इसको घुमाएंगे, ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा। और एक नहीं कई कॉइल ले लेते हैं तो N कॉइल्स ले लेते ताकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, N ये हो गया। तो EMF कितना जनरेट हो जाएगा, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। यही आपका क्या हो गया, E0 हो गया, E0 साइन ओमेगा टी। ये पीक वोल्टेज हो गया, और इसी वोल्टेज से जनरेट करेगा और ये पावर जनरेट कर सकता है। अब ये आपके पास एक AC सोर्स हो गया, तो AC सोर्स हुआ तो AC करंट प्रोड्यूस होगा, तो ये घूमते जाएगा। अब यहाँ से दो कनेक्शन लिए रहेंगे और यहाँ से आप AC करंट विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे सिंपल AC जनरेटर ये हो गया। इसमें आप कुछ
ये बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको ये कंस्ट्रक्शन बताना होगा, लेवलिंग करना कौन चीज़ क्या है, किसका क्या काम है बताना होगा, इसका प्रिंसिपल ये हो गया, और यूजेज आप जानते ही हम लोग यूज़ करते हैं, एसी करंट प्रोड्यूस करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल एसी जनरेटर की तरह ये चीज़ काम करता है। और इसमें एसी कैसे जनरेट होगा, साइन ओमेगा टी कर्व आप हमेशा बना सकते हैं। ईएमएफ इसका जो होगा ऐसा जनरेट करेगा, ये ईएमएफ वर्सेस टाइम, ये ई नॉट हो गया। बाकी एसी चैप्टर पढ़े हैं तो बाकी हर चीज़ जानते हैं कि आरएमएस एसी एवरेज क्या होता है, तो वो चीज़ आपके लिए नया नहीं है। तो ये एसी जनरेटर है, बोर्ड्स में आता है, आप इसको नोट कर लेंगे और लिख लेंगे, है ना। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, हम आपको आगे बढ़ाते हैं। आगे हम लोग आज पढ़ना है एनसीईआरटी का लास्ट बुक 1 का लास्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, आज ही फिनिश हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सीमित पढ़ाई हमारा है, इसलिए हमारे लिए छोटा टॉपिक है, तो वो हम लोग आज कवर करते हैं। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग आज फिनिश करेंगे। ये वेव्स क्या होते हैं जानेंगे, फिर इसका सुपरपोजिशन और बाकी आगे पढ़ाई वेव ऑप्टिक्स में होगा। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज पढ़ी। लेकिन ये जो पढ़ाई है बेसिक पढ़ाई है, हम लोग स्कूल लेवल पे हम लोग ऐसा पढ़ाते हैं, बट वास्तविकता आज का साइंस कहता है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई मतलब नहीं है और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का अलग से कोई मतलब नहीं है। ये दोनों फील्ड को एग्जिस्टिंग होते हैं, मतलब कहीं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पर मैग्नेटिक कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को एग्जिस्टिंग फील्ड है। और पहले तो अलग अलग ही पढ़ाई हुआ था, सब देखे थे आप, कूलॉम्स लॉ, तो येस लॉ, बायोसवर्ट लॉ, ये सारे लॉ, गॉस लॉ, एम्पियर्स लॉ, अलग अलग लॉ सब हुए। बट एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इसकी पढ़ाई यूनिफिकेशन किया, यूनिफिकेशन ऑफ ई एंड बी, यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये पढ़ाई किया। इसका साइंटिस्ट का नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने ये पढ़ाई करी, दोनों फील्ड को मर्ज कर दिया और वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डेवलप हुई, फिर वेव की खोज हुई। मैक्सवेल ने क्या किया, उन्होंने 4 ऐसे इक्वेशंस चुने, एक्चुअली बनाए नहीं, चुने पूरे थ्योरी, पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जितने साइंटिस्ट लोगों ने जितनी थ्योरी दी थी उसमें से 4 इक्वेशन चुना। कई इस 4 के अलावा सब बेकार है, ये चारों ही मिलकर सारा कुछ बता सकता है, इतने सारे अलग अलग लॉज पढ़ने की आवश्यकता नहीं। कौन से लॉज थे? पहला उन्होंने गॉस लॉ कहा, गॉस लॉ इंपॉर्टेंट लॉ है, इंटीग्रल ई डॉट डी एस, जो हम जानते हैं इक्वल टू क्या, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ये कहा कि एक तो ये लॉ इज बेसिक लॉ। दूसरा उन्होंने कहा कि गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म बी डॉट एस इक्वल टू 0, दिस इज नोन एज गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। 0 क्यों आता है? चार्ज क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज भी अलग से होता है, नेगेटिव चार्ज भी अलग से होता है, बट ऐसा यहाँ नहीं होता। सिर्फ नॉर्थ पोल नहीं होता, सिर्फ साउथ पोल नहीं होता। कोई भी आप एक वॉल्यूम के अंदर किसी मैग्नेट को इनक्लोज कीजिएगा तो उसमें जितना नॉर्थ होगा उतना ही साउथ भी होगा, इसलिए टोटल मैग्नेटिक चार्ज क्या होता है? 0 होता है। दिस इज नोन एज
गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। थर्ड लॉ लिया उन्होंने फैराडे लॉ, इंटीग्रल ई डॉट डी आर, डी आर लिख लेता हूँ, इक्वल टू माइनस डी फाइव डी टी, ई एम एफ डी फाइव डी टी। काफी फैराडे लॉ है, बेसिक लॉ है, इसकी जरूरत है, फैराडे लॉ। और चौथा एक लॉ लिया उन्होंने एम्पियर्स लॉ। बायोसावर्ट लॉ, कूलॉम्स लॉ कहा कि बेसिक लॉ नहीं, डिराइव्ड लॉ है। एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ क्या था, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, याद है आपको। बट यहाँ पर मैक्सवेल ने थोड़ा उसमें चेंज किया, मैक्सवेल ने थोड़ा उसको मॉडिफाई किया और लॉ को ऐसे लिखा, इसीलिए आज इसको कहा जाता है एम्पियर मैक्सवेल लॉ। क्या मॉडिफाई किया मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये तो आपको याद ही होगा, बी डॉट एल म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड। आई सी मतलब कंडक्शन करंट, चार्ज की वजह से करंट। बट एक नया टर्म उन्होंने जोड़ा, ये टर्म मैं आपको समझा देता हूँ कैसे उन्होंने जोड़ा। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जब पढ़े, पहला चैप्टर पढ़े तो लगता था कि इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। बट हम लोग जब फैराडे लॉ पढ़े, इंडक्शन पढ़े, तो वहाँ देखे क्या कि बिना चार्ज के भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो सकता है। टाइम के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकता है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी डोंट नीड चार्ज टू डेवलप दैट फील्ड। उसी तरीके से आज एक नई बात बोली जा रही है कि करंट, चार्ज चलता है तो करंट होता है, बट बिना चार्ज के जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है तो बिना चार्ज के करंट भी हो सकती है, एंड दैट करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या होता है, मैं आपको सिंस ये सिलेबस से हट गया इसलिए इसका डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बट वो बात बता देते हैं कैसे सोचा फैराडे मैक्सवेल ने। क्या होता है कि ये देखिए, मान लीजिए एक कैपेसिटर है, इसको हमने एक सेल से जोड़ दिया और इसको चार्जिंग कर रहे हैं। कभी यहाँ पे चार्ज क्यू आ चुका है, इधर माइनस क्यू आ चुका होगा, सही बात। और चार्जिंग चल रही है, तो चार्जिंग चल रही है, अगर चार्ज इस पे आ रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है। अब यहाँ पर कोई एक आप एरिया लीजिए, इसमें से फ्लक्स बताइए, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज ई कितना रहता है, क्यू अपान जो भी क्यू अभी आया है, क्यू अपान अपसिलॉन जीरो ए इंटू ए, दैट इज कितना हो, क्यू अपान अपसिलॉन जीरो हो गया। तो क्यू कितना हो गया यहाँ से, अपसिलॉन जीरो फाई ई हुआ। अब हो क्या रहा है कि यहाँ का जो चार्ज वो वेरी कर रहा है, जब चार्ज वेरी कर रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी वेरी कर रहा होगा। और बाय डेफिनेशन डी क्यू बाई डी टी अगर किया जाए तो डी क्यू तो करंट ही होता है डेफिनेशन के हिसाब से। अब ये आए कितना, अपसिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी आएगा, जबकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं चल रहा है, बट वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो यही बात कहता है, बट डिफरेंशियल वाइज तो करंट ही है, डी क्यू बाई डी तो करंट ही होता है। लेकिन यहाँ चार्ज नहीं चल रहा, इसलिए इसको कंडक्शन करंट ना कह के इसको कहा गया है डिस्प्लेसमेंट करंट। लगता है यहाँ से यहाँ कुछ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट पहले लगा था लोग डिस्प्लेस और, बट ऐसा कुछ नहीं, मिस नॉर्मल है, डिस्प्लेसमेंट करंट कहा गया। सो दिस करंट वाज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। इसलिए जो मैक्सवेल ने कहा कि इसमें थोड़ा मॉडिफाई करना होगा, जैसे बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है वैसे बिना चार्ज के चले करंट भी हो सकता है। उस करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड डिस्प्लेसमेंट करंट इज दिस वैल्यू। सो उन्होंने कहा कि जो हम यहाँ लिख रहे हैं बी डॉट डी एल, जो एम्पियर साहब लिख रहे हैं वो ठीक है, बट मैं कहता हूँ ना इसके अलावा मी नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी होना चाहिए। मैक्सवेल ने कहा आई सी प्लस आई डी होना चाहिए। कंडक्शन करंट में चार्ज के चलने के करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करने से भी करंट प्रोड्यूस होगा, वो उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहा जाएगा। और इसी वैल्यू को यहाँ रख दिया, देख रहे हैं आप।
एप्सिलॉन नॉट बाहर लाएंगे तो हो जाएगा IC प्लस एप्सिलॉन नॉट d∅dt, ये वाली करंट आ जाएगी। यही मॉडिफिकेशन मैक्सवेल ने कहा और करके कहा बस इस चार इक्वेशन के अलावा कोई भी इक्वेशन की आवश्यकता नहीं है। इन चारों से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो चीज़ पढ़ना चाहते हैं हर चीज़ पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ और ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसको यूनिफाई कर दिया। तो दिस इज नोन एज यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इसी को पढ़ने से ही उनको समझ में आया कि वेव हो गया और लाइट को वेव बनाया। इस पढ़ाई के बाद मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी उन्होंने डेवलप किया। उस थ्योरी से कुछ हिस्सा हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। नीचे लिखेंगे आप, नीचे लिखा जाए अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस electromagnetic theory by Maxwell, according to this electromagnetic theory by Maxwell, an accelerated charge radiates energy in form of electromagnetic waves, radiates energy in form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो एक्सीलरेटेड चार्ज से एनर्जी रेडिएट होता है EM वेव में, ये किसने बताया? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने बात बताई थी पहली बार कि अगर चार्ज में एक्सीलरेशन है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। फिर आगे लिखिए हर्ट्ज, नाम सुना ही होगा, जिसका नाम फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज। लिखा है लेटर हर्ट्ज proved this theory by his experiment। हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया और थ्योरी को कहा कि सही थ्योरी है, इससे वेव उन्होंने एनर्जी कितना निकलेगा, जो थ्योरी से निकल रहा था उतना ही उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया। प्रूव दिस थ्योरी बाय हिज एक्सपेरिमेंट। फिर एक लाइन और लिखेंगे, हर्ट्ज along with J.C. बोस, नाम सुना है? जगदीश चंद्र बोस, अपने इंडियन साइंटिस्ट, फिजिक्स के साइंटिस्ट जिन्होंने, J.C. बोस ने हर्ट्ज के साथ मिलके वेव कैसे चलेगा इसकी पढ़ाई करी, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इस पर भी। J.C. बोस ने भी किया था। बोस ने और भी काम किया, आइंस्टाइन के साथ बोस ने काम किया, और फिर आइंस्टाइन बोस थ्योरी है, और आज J.C. बोस के नाम से एक पार्टिकल है जिसका नाम तो बोसॉन, नाम सुना है? बोसॉन्स इन्हीं के नाम पे जाना जाता है, हिग्स बोसॉन थ्योरी। तो बहुत बड़ा नाम है, J.C. बोस का भी नाम है इस EM वेव में, है ना। तो हर्ट्ज along with J.C. बोस studied the propagation of EM waves, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे चलती हैं, इस पर हर्ट्ज और J.C. बोस ने पढ़ाई करी थी। चलिए, तो ये कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स थे जैसे EM वेव का हुआ। अब हम जब EM वेव जब इस्टेब्लिश हो गया थ्योरी, तो अब हम लोग जानने जा रहे हैं कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, हाँ, वेव में कैसे क्या होता है। लिखा जाए प्रॉपर्टीज ऑफ EM waves। प्रॉपर्टीज ऑफ EM waves। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो भाई, अगर आपको किसी वेव के बारे में जानना है तो एज ए फिजिक्स का स्टूडेंट हम लोग को उस वेव का 4 बातें जानने की कोशिश करना चाहिए। कोई वेव जानने की उसकी 4 बातें जानना चाहिए। क्या क्या? पहला जानना चाहिए कि ये कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स,
लॉन्गिट्यूडनल, मैकेनिकल, EM कौन सी वेव है, और एक ये एंड इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। पहला बात टाइप ऑफ वेव एंड इट्स वेलोसिटी। दूसरा बात जानना चाहिए हमको उसका इक्वेशन, कैसे इक्वेशन उसका लिखा जाएगा, दो बात हो गया। तीसरा बात वो एनर्जी कितना ले, बिकॉज वेव है तो उसका शर्त है वो एनर्जी ट्रांसफर करती है, तो एनर्जी कितना ले जाए, तीन बात हो गया। और चौथा ऐसी दो वेव आपस में मिलेगी तो सुपरपोजिशन होगा, इंटरफेरेंस होगा, डिफ्रैक्शन होगा, तो उसका क्या है, चार बातें कौन कौन, इक्वेशन एंड वेलोसिटी, इक्वेशन है टाइप एंड वेलोसिटी, टाइप एंड वेलोसिटी, दूसरा इक्वेशन, तीसरा एनर्जी, चौथा सुपरपोजिशन। आपको ये जानना चाहिए। पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप। तो अब EM वेव तो EM है ही, ट्रांसवर्स जरूर होती है, लिखा जाए EM वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, EM वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स which require no medium, which require no medium for their propagation, require no medium for their propagation, require no medium for their propagation, and their velocity in vacuum, their velocity in vacuum is 2.9979246 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। अप्रॉक्सीमेटली इसी को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 3 लिख लेते हैं, 10 power 8 इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इतना होता है। इन एनी अदर मटेरियल मीडियम, ये तो वैक्यूम में हुआ ना बालक, मटेरियल मीडियम C इक्वल होता है वेलोसिटी V इक्वल टू C बाई म्यू, जहाँ म्यू क्या होता, क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पढ़ेंगे हम लोग रे ऑप्टिक्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन इसको फिर से लिखेंगे। एक्चुअली जो C होता है वाला वो इतना होता है, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एप्सिलॉन म्यू नॉट। आप एप्सिलॉन म्यू नॉट वैल्यू पुट कर दे, वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एप्सिलॉन म्यू वैल्यू पुट कर दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको सब लोग को वैल्यू पता है, आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपकी वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी। यही C होता है। तो जब ये C है तो V क्या होगा, तो V में उस मीडियम का हम परमिटिविटी और परमिबिलिटी लेंगे। ये तो हमने फ्री स्पेस का लिया, ये फ्री स्पेस और वैक्यूम का दोनों था, और कोई मीडियम तो वहाँ का एप्सिलॉन और म्यू लेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/एप्सिलॉन लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट K और म्यू नॉट 1+chi, याद आया कुछ, 1+chi मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो इसको हम फिर यहाँ पर जो ये है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, उसको C लिख सकते हैं, नीचे बच जाएगा K 1+chi। इसलिए यही इसी को म्यू कहते हैं, ये म्यू का फॉर्मूला हो गया। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी से निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है म्यू। तो हमने कहा कि पहली बार जानकारी हुई कि वेव कैसी है और वेलोसिटी कहाँ कहाँ की तरफ, वैक्यूम में या मीडियम में है।
दूसरी पढ़ाई क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन, तीसरी एनर्जी, चौथा सुपरपोजिशन। दूसरा हम लोग इक्वेशन लिखा जाए अकॉर्डिंग टू ईएम थ्योरी, according to electromagnetic theory, EM theory, when EM wave propagate in a medium, when EM wave propagates in a medium, the electric field and magnetic field, the electric field and magnetic field vary at different positions. Electric field and magnetic field vary at different positions with time. Vary at different positions with time. Always remaining in phase. Vary at different positions with time. Always remaining in phase, same phase, remaining in same phase, आप लिख सकते हैं, always remaining in same phase, remaining in same phase in two mutually perpendicular planes, in two mutually perpendicular planes। क्या क्या, जब ईएम वेव किसी मीडियम में चलती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पोजीशन पर समय के साथ वेरी करते हैं, लेकिन उनमें दो बातें कौन सी बातें हैं कि वो दोनों ही फील्ड एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में होते हैं, लेकिन सेम फेज में होते हैं। वो हम बनाने जा रहे हैं, डायग्राम से दिखाने जा रहे हैं। सेम फेज मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन दोनों का जो प्लेन होगा वाइब्रेशन का वो दो एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होगा। मतलब जैसे कि इस बोर्ड में हो रहा था, एक बोर्ड का परपेंडिकुलर ऐसा हो रहा होगा, समझ बात। ये हम लोग देखने जा रहे हैं कैसे होता देखते हैं। तो जैसे हम इसको डायग्राम से बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने ये हमारा लाइट इधर की तरफ जा रहा है, हमने ये प्लेन बनाया, तो मान लीजिए एक तो ये हो गया साइनसोइडल हम लोग बना रहे हैं। जरूरी नहीं कैसा ये वाइब्रेशन हो, याद ही होगा वेव में तो बहुत सारा वाइब्रेशन हो सकते हैं। हम लोग साइन या कॉस वाला फंक्शन पढ़ रहे, हार्मोनिक फंक्शन पढ़ रहे, यहाँ भी हार्मोनिक फंक्शन ले रहे। जैसे हमने ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई हो गया, जेड बोर्ड के बाहर हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया मान लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएट कर रहा समय के साथ इन एक्स वाई प्लेन। तो कहता जो आपका बी होगा इसके साथ साथ सेम फेज में होगा, लेकिन इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, यानी वो बाहर की तरफ होगा। तो कैसे हो जाएगा, ये सब बाहर की तरफ आएगा। बाहर की तरफ बनाना संभव तो नहीं है, आपको हम जो भी बनाते हैं उसके हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए कि बाहर बना है। ये इस प्लेन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इसके बाहर वाले प्लेन में है। बात इस तरीके से फिर अंदर हो जाएगा, अंदर जाएगा। समझ, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो जाएगा। तो 3D बना नहीं सकते, इमेजिन करिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड में बनाया, एक्स वाई प्लेन में हमने क्या क्या बनाया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बनाया है एक्स वाई प्लेन में, और मैग्नेटिक फील्ड बनाया है एक्स जेड प्लेन में। सेम फेज कैसे बनाया है, देखिए जहाँ ई जीरो वहाँ बी जीरो, जहाँ ई मैक्सिमम वहाँ बी मैक्सिमम, सेम फेज बनाया, टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनाया। ठीक है, बना लिए होंगे, आगे लिखिए।
बोले कि टू म्यूचुअल प्रोपोर्शनल प्लेन्स इन सेम फेज, उसी आगे लिखे the EM wave propagates in a direction represented by the vector vector E cross vector B. EM wave propagates in direction represented by the vector E cross vector B. E क्रॉस B के अलॉन्ग चलेगा। देखिए ठीक बनाया कि नहीं मैंने? E इधर बनाया, B बाहर बनाया, E क्रॉस B सही बनाया। E ऊपर B बाहर, तो थंब के अलॉन्ग होना चाहिए, C सही बनाया। यहाँ जाएगा तो सही है कि नहीं? देखिए E किधर है? नीचे, B अंदर, तो E नीचे और B अंदर, देख रहे हैं? सो E और B एक दूसरे के म्यूचुअली ऑर्बिट करेंगे और जो ये वेव होगी वो E क्रॉस B के अलॉन्ग प्रोपेगेट करेगी। अब ये क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। उसको अलग अलग पॉइंट बना लिया है। थर्ड पॉइंट बना लिया है जनरल इक्वेशन ऑफ EM वेव, और हम लोग इसको साइनसॉइडल में ही लिख रहे हैं। साइनसॉइडल फॉर्म समझते हैं सब लोग? मतलब साइन कॉस से ही वेव नहीं होता, और भी वेव होती हैं। हम लोग साइन कॉस दोनों को ही साइनसॉइडल ही कहते हैं। साइनसॉइडल फॉर्म लिख रहे हैं, तो लिखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E नॉट साइन, जैसे पहले लिखते थे, एग्जैक्ट कुछ करना ही नहीं, x माइनस, क्योंकि इसके हिसाब से x का लॉन्ग लिख रहे वाला x माइनस ओमेगा t प्लस कुछ 5 लिख ले रहे हैं। चलिए ये E, अगर वेक्टर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ये J वेक्टर, नहीं? और अगर इतना एंड, यहाँ जानबूझ के एंड लिख रहे, एंड स्पेस अंडरलाइन करिए, एंड बी, एंड क्यों इतने फेस दे रहे बालक? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, के कैप एक्स का लॉन्ग वेव चल रही, आई और जी में वाइब्रेशन चल रहा है। ठीक है, ये भी ऐसा लिख दिया मैंने। एंड लिखने का मतलब कि ये और ये दोनों हैं तब फील्ड है। अगर हम लोग साउंड वेव पढ़ते थे तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेव से लिखते थे और एक प्रेशर फॉर्म लिखते थे, वहाँ और लिखते थे। ये साउंड वेव को या तो डिस्प्लेसमेंट वेव से ही लिख के बता सकते हैं या फिर प्रेशर, दोनों नहीं होता। कोई एक ही, एक बार में कोई आप एक ही लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेव लिख दिया तो बात हो गया। प्रेशर अलग से अलग, इन्हें डिस्प्लेसमेंट में अलग चलती है और प्रेशर में अलग चलती है, और दोनों कॉम्बिनेशन को ऐसा कुछ नहीं। डिस्प्लेसमेंट की वजह से ही प्रेशर है, प्रेशर आप डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे तो बात खत्म हो गई। कहने और थोड़ा एलोबरेट करना चाहेंगे, कन्फ्यूजन हो रहा होगा। साउंड वेव में कहते डिस्प्लेसमेंट वेव, अब डिस्प्ले फॉर्म लिखा है इसके, इसने 50 वॉट एनर्जी ये ट्रांसफर कर रही है, मतलब 50 जूल पर सेकेंड एनर्जी साउंड का चल रहा है। तो कहा प्रेशर वेव से कितना होगा? तो 50 ही होगा। टोटल कितना होगा? 50 ही होगा। पर यहाँ ऐसा नहीं होगा। मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने एनर्जी ट्रांसफर करी 100 वॉट, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना करेगी? वो भी कुछ करेगी। नेट कितना होगा? दोनों को ऐड करेंगे। कुछ हिस्सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चलेगा, कुछ हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड लेके चलेगा, और नेट दोनों का सम होगा। ये इसलिए एंड पे इतना एम्फेसिस दिया जा रहा है। और सबसे मजेदार बात, ये दोनों ही पार्ट इक्वल एनर्जी लेके चलते हैं। आधा एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चलता है और आधा मैग्नेटिक फील्ड लेके चलता है। लिखने जा रहे हैं हम लोग। इक्वेशन तो लिखा गया, वेलोसिटी लिखा गया। अब हम लोग बात करें किसकी?
मैंने वेलोसिटी की बात हो गई, टाइप की बात हो गई, एनर्जी की बात हो गई। अब हम बात करेंगे इसका, टाइप की बात हो गई, वेलोसिटी की बात हो गई, इक्वेशन की बात हो, अब हम बात करेंगे एनर्जी। ये कितनी एनर्जी लेके चलते हैं ये वेव्स। इक्वेशन तो ऐसा हुई। अब के एक्स माइनस ओमेगा टी फ्रिक्वेंसी सब आप जानते हैं, लिख ही लेंगे। यहाँ एक चीज़ और लिख देना था हम लोग को, यहाँ पर, यहाँ इसे एक और बहुत ही मज़ेदार बात, जो ई होता है वो मॉड ई अपान मॉड बी होता है। ये भी एक अजीब बात है। इलेक्ट्रिक अगर हेलिकल पाथ वाले या साइक्लॉइड पाथ याद होगा अगर आपको, चार्ज पार्टिकल का चलना, क्रॉस फील्ड, तो वी का ये फॉर्मूला ई क्रॉस ई आता था, इसलिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नॉट अपान बी नॉट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये वेलोसिटी ऑफ वेव आता है, ये हम थ्योरी के हिसाब से रेशियो ही वेलोसिटी होती है। और ये मॉड हमेशा ही, बिकॉज ये हमेशा सेम फेज में होता है, ये हमेशा साइन वाला पार्ट कट ही जाएगा, ई नॉट बाई बी नॉट आएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, याद रखेंगे। अब हम लोग एनर्जी लिखा जाए कि द टोटल एनर्जी कैरिड बाई EM wave, the total energy carried by EM wave is equally distributed in the two fields, equally distributed in the two fields, that is electric field and magnetic field, that is electric field and magnetic field both carry equal energy, मतलब 50% इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चलेगा, 50% मैग्नेटिक फील्ड लेके चलेगा। ठीक बात है। अब इसका इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, लिखा जाए इंटेंसिटी। अब यहाँ पर वही पावर की जगह इंटेंसिटी लिखा जाए। इंटेंसिटी मतलब यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी आती है, एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज इंटेंसिटी। लिखा जाए इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी, वेव एनर्जी, इंटेंसिटी ऑफ वेव एनर्जी carried by electric field is given by, आधा इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, आधा मैग्नेटिक फील्ड का होगा, तो दोनों इक्वल होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी, वेव एनर्जी कैरिड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई I इज इक्वल टू, I E हम उसको लिख रहे हैं ताकि समझ में आएगा, I इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन C E नॉट स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूला जाना पहचाना आपको लग रहा होगा। आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया गया है, एनर्जी पर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। पढ़े थे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसमें C को मल्टीप्लाई करने से ये इंटेंसिटी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ये क्या है, ये है जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब। एक बार ना इसे मल्टीप्लाई कर दो। ये हम प्रूफ नहीं लिख रहे हैं, आपको जस्ट हिंट बता रहे कैसे। ये तो EM थ्योरी से आया ना, EM थ्योरी तो पढ़ नहीं रहे हम लोग, बट ये जस्टिफाई कर रहे हैं आपको। जूल पर मीटर क्यूब इंटू, अगर C को मल्टीप्लाई कर दोनों साइड में, C होगा मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड। समझ रहे बात, एनर्जी पर एरिया पर टाइम। ऐसे आपको याद भी हो गया, बिकॉज ये चीज़ आपको याद था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर याद था, C मल्टीप्लाई करेंगे इंटेंसिटी आ जाएगा, तो वही चीज़ किया गया। हाफ नहीं, 1/4 ध्यान रहे, आधा ही है इतना। एंड दैट बाई मैग्नेटिक फील्ड, दैट बाई मैग्नेटिक फील्ड इज 1/4। वो हम ही पर वॉल्यूम सोलोनॉइड में एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर वाला जो था, वहाँ जगह C वहाँ नीचे में नोट होता है इंटू बी नॉट स्क्वायर। एनर्जी, intensity of wave energy carried by electric field this, and that by magnetic field is this.
ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। कैसे, यहाँ पर लिखते हैं वो कैसे इक्वल है। आई ई इक्वल टू 1/4 ϵ0 c ई नॉट स्क्वायर, ठीक। 1/4 ϵ0 c ई नॉट, तो वैक्यूम होगा तो हम क्या लिखेंगे, c को लिखेंगे ई नॉट अपन बी नॉट। हम जानबूझ के v लिखे हैं, जहाँ को वहाँ का लिखाएगा, बट वैक्यूम का लिख रहे, वैक्यूम सब लिख रहे हैं म्यू नॉट ये वैक्यूम लिखने वाला, वैक्यूम लिखेंगे तो ई नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी बी नॉट। तो इसकी जगह ई नॉट की लिख दिया हमने सी बी नॉट का स्क्वायर। ठीक लिखा। अब क्या करो, इसकी वैल्यू पुट करो, 1/4 ϵ0 c रहने दो सी स्क्वायर। तो अभी बात हुआ था c होता है 1/ϵ0 म्यू नॉट, बात हुई थी ना, उसकी वैल्यू सी स्क्वायर यहाँ पुट कर रहे, तो हो जाएगा 1/ϵ0 म्यू नॉट इंटू बी नॉट स्क्वायर। इसलिए ये कट जाएगा, वही चीज बन जाएगा, देखिए 1/4 c/μ0 इंटू बी नॉट स्क्वायर। देखिए दोनों सेम हो गया। इसलिए कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल प्रूफ हो गया, मतलब आधा आधा एनर्जी ले चल रहे हैं। सो द नेट इंटेंसिटी ऑफ EM वेव, सो द नेट इंटेंसिटी ऑफ EM wave is given by I इक्वल टू हाफ। अब इसे दोनों इक्वल तो डबल कर देंगे तो टोटल आ जाएगा हाफ हाफ ϵ0 c ई नॉट स्क्वायर, या फिर हाफ c बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, दोनों सेम चीज है। ये नेट हो गया। उठ के जल्दी से, हो गया। तो ये हुआ एनर्जी। तो क्या क्या पढ़ लिया हम लोग, टाइप ऑफ वेव पढ़ लिए, उसकी वेलोसिटी पढ़ ली, उसका इक्वेशन पढ़ लिए, उसका एनर्जी पढ़ ली, है ना। अब क्या बचता है, सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन यहाँ नहीं पढ़ेंगे हम लोग, सुपरपोजिशन हम लोग अलग पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम होगा वेव ऑप्टिक्स, है ना। इसके बाद आएगा, एक्चुअली इसके बाद हम लोग का स्टार्ट होगा रे ऑप्टिक्स, लाइट एज रे, लेंस मिरर, एंड देन वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में जाके हम लोग बढ़िया से इसका सुपरपोजिशन पढ़ेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स है वो पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक हो गया आपका EM वेव। हम कुछ नाम लिख देते हैं जो EM वेव्स होती हैं, जो स्पेक्ट्रम होता है वो लिख देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो हाई से लो लिख रहे, सबसे हाईएस्ट एनर्जी की EM वेव होती है, उसको क्या बोलते हैं, गामा वेव, नहीं गामा रे, गामा वेव। उसके बाद फिर इसके नीचे एक्स रेज, गामा रे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स रेज। तीसरा इसके बाद फिर अल्ट्रावायलेट, फिर इसके बाद पूरा विजुअल रेंज है आपका, इसमें भी गिवर है पूरा विजुअल। इससे कम आती है कौन, इंफ्रारेड वेव्स। इसके नीचे फिर माइक्रोवेव्स, फिर से कम होती है शॉर्ट रेडियो वेव्स, मतलब शॉर्ट रेडियो वेव्स, है ना। फिर
इससे कम एनर्जी की होती है ये सब टीवी एंड एफएम रेडियो वेव्स। ठीक है, इससे कम होता है एएम वेव्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स होती हैं एएम वेव्स। और सबसे लास्ट में होती हैं लॉन्ग, एएम वेव्स हो गई, लास्ट में होती हैं, इसके बाद होते हैं लॉन्ग रेडियो वेव्स। ये स्पेक्ट्रम है आपका, मतलब सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है किसकी, लॉन्ग रेडियो वेव्स की। उससे एएम वेव, टीवी, एफएम जो होता है, उसके बाद शॉर्ट रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। इससे हाई एनर्जी का कोई वेव नहीं होता। तो यही स्पेक्ट्रम है पूरा, ये सब ईएम वेव ही है ना। सबकी स्पीड वैक्यूम में क्या होगा, सी होगा। बाकी जो फॉर्मूले हैं सब उस पर वाई लगेगा। सबका दे डिफर इन फ्रिक्वेंसी एंड ऑफ कोर्स वेवलेंथ। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी हो गई, ये ऊपर क्या लिखे सबसे, ये क्या है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, एक लिखते हैं समझ जाए, हालांकि गामा सबको याद रहता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, इसलिए लोवेस्ट वेवलेंथ हो गया। तो नीचे जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा और फ्रिक्वेंसी घटेगी। स्पीड सबका वैक्यूम में क्या होगा, सी होगा। तो ये हुआ स्पेक्ट्रम। अब इसमें से गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, इतना तो हम लोग को सिलेबस में ही है मॉडर्न फिजिक्स में, ये सब एप्लीकेशन है। तो एज ए स्टूडेंट आपको इस सब का एक एक यूज पढ़ लेना है। माइक्रोवेव में यूज होता है ऐसा, शॉर्ट रेडियो, एसडब्ल्यू रेडियो वेव होती हैं, टीवी, एफएम। तो इनका एक एक यूज डे लाइफ में आपको याद रखना चाहिए। मेंस एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। बाकी ये बात फिनिश हो गई, 100% बात आपको बता दिया गया चैप्टर का। ये वेव्स फिनिश हो गया। असली बात रह गई कौन, सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो ये सब तो चैप्टर है, इसी को, इस पूरे सबको मिला के हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो वो हम लोग डिटेल पूरा पढ़ेंगे, उस पर एग्जाम्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको अलग से पढ़ेंगे। ये यहाँ पे हम लोग फिनिश करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।